हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज जो है 7वां सीरीज है। इसके पहले 6 सीरीज अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, उसे आप सीरियल से देखें। इसे देखने के बाद, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में केवल परिभाषा से संबंधित लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे कन्फर्म तौर पर सही करने के लिए इस सीरीज का ज़रूर आप सहयोग दें। देखिए, शुरू करते हैं। पोषण क्या होता है? पोषण समझिए। अगर कोई जीव भोज्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर लेता है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेता है तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि कोई भोज्य पदार्थ, जो भोज्य पदार्थ यानी खाना, शरीर के अंदर क्यों कोई जीव लेता है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लेता है, तो उस भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए क्या कहें, जब कोई जीव क्या बोले? जब कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर लेता है, भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ क्या करता है? ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या है? अच्छे से एक बार परिभाषा समझिए। जब कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी। एक होता है परपोषी या विषमपोषी, बोलते हैं परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? परपोषी या विषमपोषी क्या होता है? समझिए। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करता है, अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करता है। जैसे पेड़ पौधा किसी से भोजन नहीं लेते हैं, क्या? जमीन से जल एवं खनिज लवण ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, हरा के कारण हरित लवक उसमें होता है और भोजन की अपने से बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जब कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर होता है तो उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी या विषमपोषी क्या होता है? जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, क्या? स्वयं पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। यानी तीनों एक बार अच्छा समझा देते हैं। पोषण क्या है? जब कोई जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वैसा पोषण जिसमें कोई जीव भोजन प्राप्त करने के लिए स्वयं पर निर्भर करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और वैसा पोषण जिसमें कोई जीव भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं तो उसे क्या कहता है? परपोषी पोषण कहलाता है। देखिए, आगे बढ़िए। श्वसन होता है, एक श्वासोच्छ्वास होता है। समझिए, श्वासोच्छ्वास जो होते हैं सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? छोड़ने की क्रिया, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन इससे अलग प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? श्वसन जो है, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके जब ऊर्जा बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन का जो योग हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी परिभाषा क्या लिखेंगे? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की परिभाषा याद रखिएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अगर समीकरण लिखना चाहे तो समीकरण अच्छे से ध्यान रखें, C6H12O6 समीकरण को अंतिम में लिखना है।
जब भी परिभाषा लिख दीजिए, समीकरण जो लिखना होता है अंतिम में क्या कहें, ग्लूकोज C6H12O6, इसका ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को जोड़ें, बनता है क्या, CO2 6CO2 6H2O बनता है, 6CO2 6H2O। और ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा कितना निकलती है इसको याद रखना है, 23.5 किलो कैलोरी, कितना 23.5। पूछेगा श्वसन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 23.5 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है और बैलेंस इक्वेशन है। तो श्वसन की परिभाषा आपको समझ में आया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, सांस लेना छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर है, क्योंकि श्वासोच्छ्वास से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, जबकि सांस श्वसन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो होती है, भोजन बनाने की क्रिया जो होती है, बनाने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो हरे पौधे भोजन बनाने के लिए CO2 वायुमंडल से लेते हैं और जड़ से H2O लेते हैं, CO2 वायुमंडल से लेते हैं, जड़ से H2O लेते हैं। ऊपर से सनलाइट सूर्य प्रकाश लेते हैं, क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश। और खाना पौधा तभी बना सकता है जब वह हरा हो, यानी उसमें हरित लवक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हरित लवक होनी चाहिए। तो बनाएगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन निकालेगा 6O2। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा अच्छे से याद रखना है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन को जब तक केमिस्ट्री में इक्वेशन आप नहीं लिखिएगा तब तक वो नंबर आपको अच्छे से नहीं देगा, पूरा नंबर नहीं देगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन से बहुत चीज़ पता लगता है कि इसमें कौन भाग ले रहा है, CO2 आ रहा है, H2 आ रहा है, जड़ से आ रहा होगा, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी भोजन को क्या कहते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च कहते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, तो सब कुछ पता लगता है समीकरण से। तो परिभाषा पहले लिखना है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण 6CO2 + 6H2O 6H12O6 + 6O2। अगर एक समीकरण आप याद कर लिए तो शोषण या प्रकाश संश्लेषण का, तो उल्टा कर दीजिए, शोषण का उल्टा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए इसमें C6H12O6 + 6O2 ये शुरू में है, इसमें क्या है, बाद में है। देखिए 6CO2 + 6H2 इसमें क्या है, अंत में है, इसमें क्या है, शुरू में है। यानी शोषण की उल्टी प्रक्रिया किसे कहेंगे, शोषण की उल्टी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। कभी कभी पूछ देगा शोषण की उल्टी प्रक्रिया किसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण को कहा जाता है। दो चीज़ अच्छा समझिएगा, एक होता है समजात अंग, दूसरा होता है संवेदित अंग। क्या होता है, समजात अंग, संवेदित अंग। अगर किसी, मान लीजिए अगर ऐसा अंग, समजात अंग ऐसा अंग होता है जिसकी संरचना समान रहे, संरचना या बनावट क्या रहे, समान रहे, लेकिन कार्य भिन्न रहे, कार्य क्या रहे, भिन्न रहे, तो उसे कहते हैं समजात अंग। जैसे ऐसा अंग जिसकी संरचना या बनावट समान और कार्य भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समजात अंग। जैसे जो कुत्ता का अगला पैर होता है, कुत्ता का अग्रपाद, अग्र माने आगे वाला, पाद माने पैर, और मनुष्य का हाथ, और मनुष्य का हाथ, दोनों की बनावट एक जैसी है। उसमें देखिए 5 उंगली कुत्ता के आगे वाला पैर में, मनुष्य के हाथ में भी, यानी बनावट तो एक जैसा है लेकिन काम अलग अलग है। कुत्ता का आगे वाला पैर क्या काम करता है, चलने का काम करता है। हम लोग का हाथ क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ने का काम करता है या लिखने का काम करता है, भोजन ग्रहण करने का काम करता है। तो संरचना तो सेम हो गई और कार्य अलग हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, समजात अंग। इसके उल्टा होता है संवेदित अंग। इसे क्या कहते हैं, जब ऐसा अंग जिसकी संरचना या बनावट, संरचना या बनावट जो है, संरचना या बनावट अलग हो, भिन्न हो, लेकिन इसकी कार्य जो हो वो क्या हो, समान हो। संरचना या बनावट भिन्न हो लेकिन कार्य क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समवेदित अंग। जैसे समझिए संरचना या बनावट अलग हो लेकिन कार्य समान हो। जैसे चमगादड़ का पर, चमगादड़ का पंख और तितली का पंख, और तितली का पंख, दोनों का काम क्या है, पंख से दोनों उड़ता है
लेकिन चमगादड़ का पंख देखिएगा तो आदमी के हाथ की तरह बनावट है, लेकिन तितली का पंख देखिएगा तो हाथ की तरह बनावट नहीं, उसमें केवल क्या है, हड्डी तो है नहीं, तो उसमें हड्डी नहीं है तो उसकी हाथ की तरह बनावट नहीं है, उसकी क्या बनावट है, इस प्रकार की देखिएगा, इस प्रकार की उसमें जो होती है उसकी पंख होते हैं। तो इसका बनावट अलग है, बनावट सही सेम नहीं है, लेकिन दोनों उड़ने का काम कर रहा है तो कार्य समान है। तो आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है अगर संरचना समान रहे और कार्य भिन्न रहे समजातंग, और उसका उल्टा कर दीजिए तो समृद्धंग। अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कुत्ता का पैर आगे वाला पैर, मनुष्य का हाथ जो है समजात अंग का उदाहरण है, देख लीजिएगा ऐसा करके। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता क्या होता है, जिसकी खोज मेंडल द्वारा की गई, मटर के पौधे पर प्रयोग किया गया, आप लोग जानते हैं। तो अनुवांशिकता में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यानी जीव विज्ञान की एक शाखा तो है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है कि माता पिता का कौन सा गुण उसके संतान में जाता है, स्थानांतरित होता है, यानी माता पिता का कुछ गुण उसके संतान में जाता है। इस प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जिस बायोलॉजी की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहता है, अनुवांशिकता। यानी कहेंगे जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की, यानी जीव विज्ञान में पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की वैसे शाखा जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, माता संतान का गुण माता पिता के गुण से, माता पिता के गुण से कितना मेल खाता है, उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। सुनिए, अनुवांशिकता बोलेगा तो कहेंगे जीव विज्ञान की अनुवांशिकता। परिभाषा क्या देंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें संतान का गुण उनके माता पिता के गुण से कितना मेल खाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। कौमा दे के क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। एक बार अच्छे समझिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें संतान का गुण उनके माता पिता के गुण से कितने मेल खाते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। अच्छा समझिएगा, जैव विवर्धन। जैव विवर्धन क्या होता है, जैव विवर्धन होता है, जैसे आप समझिए, पहले अभी बहुत सारा जो हम उत्पादन करते हैं, कृषि का उत्पादन जो भी करते हैं, उसमें खाद की मात्रा बढ़ती जा रही है। अगर खाद की मात्रा देंगे तो खेत में क्या होगा, खेत में खाद की मात्रा बढ़ेगी। खेत से पानी कहाँ जाएगा, नदी में, यानी नदी में भी खाद की मात्रा बढ़ेगी। नदी से पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में, समुद्र में भी खाद की मात्रा बढ़ेगी। तो मान लीजिए एक छोटा मछली से एग्जाम्पल लेते हैं। एक मछली था, एक छोटा सा मछली था, मछली ने पानी पिया, जो जिस पानी को पिया उसमें खाद की मात्रा थी, उर्वरक की मात्रा थी, हानिकारक रसायन की मात्रा थी। इस मछली को एक बड़ा मछली ने खाया, बड़ा मछली इसको खा गया। समझ लीजिए, एक छोटा मछली तो बड़ा मछली जो था बहुत सारे छोटे मछलियों को खाया, तो इसके शरीर में जितना भी हानिकारक पदार्थ था इसका शरीर में चला गया। इस बड़े मछली को आदमी खा गया, मनुष्य खा गया, तो इसके शरीर में जितना हानिकारक पदार्थ है इसका शरीर में चला गया। एक ही मछली तो नहीं खाएगा जीवन में मनुष्य अपना, बहुत सारा मछलियों को खाएगा, तो इसमें क्या होगा, हानिकारक पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे जब पीढ़ी बढ़ेंगे तो मनुष्य बढ़ती चली जाएगी। जैसे मछली में हानिकारक पदार्थ की मात्रा कम थी, एक मछली, मान लीजिए 10 मछली खा गया बड़ा मछली, तो उसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा बड़ी मछली में 10 गुना हो गई। 10 गो अपना जीवन काल में मान लीजिए मनुष्य 10 बड़ा मछली खा गया, तो इसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा बड़ी मछली से 10 गुना हो गई। यानी धीरे धीरे क्या होगा, हानिकारक पदार्थ की मात्रा शरीर में बढ़ती जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, जैव विवर्धन। जीव में क्या हो रहा है, हानिकारक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, जैव विवर्धन कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, जीवों के शरीर में हानिकारक जैव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होना, हानिकारक जैव पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होना, क्या कहलाता है, वृद्धि होना जैव विवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव विवर्धन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, समझिए, हाइड्रोकार्बन ऐसा यौगिक होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है,
यौगिक होता है जो किससे बना, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या बोले, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। कितना बंध होता है, एकल बंध होता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 या 3 बंध होता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बार अच्छा से परिभाषा सुन लीजिए हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 2 या 3 बंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए अंतिम परिभाषाएं क्या है, समजातीय श्रेणी। देखिए एक पढ़े तो समजात अंग, अभी कंफ्यूज कीजिएगा, समजात अंग। समजात अंग में क्या पढ़े थे कि संरचना तो समान है, संरचना वैसा अंग जो है जिसका संरचना समान है लेकिन कार्य क्या है, कार्य है भिन्न। ये बायोलॉजी में पढ़े थे, लेकिन बायोलॉजी का ये परिभाषा है, लेकिन समझाते श्रेणी जो है केमिस्ट्री का। ये क्या होता है कि समान क्रियाशील मूलक वाला, समान क्रियाशील मूलक वाला वैसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है। कितना का, CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या बोले, जैसे मान लीजिए समान क्रियाशील मूलक बोले, समान क्रियाशील मूलक का मतलब अल्कोहल है तो दूसरों में क्या होगा, अल्कोहल। मान लीजिए C2H5 है, अगला है C3H7 है, तो इसको घटाएंगे तो कार्बन घटाएंगे तो कार्बन का एक अंतर है, हाइड्रोजन हटाएंगे तो 2, CH2 का अंतर एक, मतलब क्या है, ये समजातीय श्रेणी। यानी समान क्रियाशील मूलक वाला ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो ये 10 परिभाषा आपका हो गया। इसका 3 पार्ट और आएगा, अच्छे से देखें। जो भी नहीं समझ में आए उसे कमेंट कर दें, आपको अगले वीडियो में बताने का पूरा कोशिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।